डी ब्रोगली ने बताया था कि प्रकाश है उसकी कण प्रकृति व तरंग प्रकृति दोनों पाई जाती है। यानी कि प्रकाश है वो कणों के रूप में भी आता है वह तरंग के रूप में भी आता है। इसे समझाने के लिए डी ब्रोगली ने आइंस्टीन की समीकरण व प्लांक की समीकरण की सहायता ली। आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा E बराबर mc² होती है, जबकि प्लांक के अनुसार ऊर्जा छोटे छोटे कणों के रूप में आती है। एक कण को क्वांटा कहा जाता है, एक क्वांटा की ऊर्जा E बराबर hν होती है। तो ये दोनों ही एनर्जी के बराबर है। इसको पहले वाली को अपने कहा है 1 नंबर की समीकरण और इसे कहा गया है 2 नंबर की समीकरण। समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर अपनों ने क्या किया, समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर यदि बराबर रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, mc² बराबर hν हो जाएगा। और mc² बराबर hν की जगह क्या लिख दोगे आप, c/λ। न्यू की जगह c/λ। m क्या है, m है पार्टिकल के रूप में आता है उसका मास यानी कि द्रव्यमान। c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, c होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है यानी कि प्रकाश का वेग। और लाइट c का मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और h यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक नियतांक होता है। ये दुनिया का सबसे छोटा नियतांक होता है h। इसका मान होता है वो 6.626 × 10⁻34 जूल इंटू सेकंड होता है। लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ है। वेवलेंथ किसे कहा जाता है, जैसे मान लो तरंग है वो इस प्रकार से चलती है, जिस प्रकार से तरंग है वो इस प्रकार से चलती है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा सांप चलता हुआ, सांप तो देखो नहीं, नाग, कालो नाग यहाँ चले, तो इसी प्रकार से वेव है वो इस प्रकार से चलती है। तो एक तरंग कहा जाता है एक बार ऊपर हो एक बार नीचे हो, इस जो दूरी होती है उसे लैम्डा कहा जाता है और लैम्डा का मात्रक मीटर होता है। तो E बराबर mc² होता है, E बराबर hν होता है। mc² को hν के बराबर कहा, एक c से एक c कैंसिल हो सकता है क्या, बोलो, हाँ बिल्कुल सही। तो लैम्डा निकाल लो, लैम्डा को इधर ले जाओ, mc को इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा लैम्डा बराबर h/mc। लैम्डा बराबर आ जाएगा h/mc। m यहाँ पर मास ऑफ पार्टिकल है, c यहाँ पर प्रकाश का वेग है। कोई भी कण यदि प्रकाश के वेग से न चलकर मान लो v वेग से चल रहा है तो यहाँ पर क्या कह देंगे, अपने v कह देंगे। और अपने जानते हैं कि जो संवेग होता है, मोमेंटम क्या होता है, संवेग होता है वो द्रव्यमान और वेग का मल्टीप्लाई होता है, यानी कि p होता है वो m और v का मल्टीप्लाई होता है। p m और v की जगह क्या लिख सकते हैं, अपने p लिख सकते हैं। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, h/p। इस लैम्डा को, ये एक ही बात है दोनों ही समीकरण, इस लैम्डा को डी ब्रोगली वेवलेंथ कहा जाता है, यानी कि डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। और देखो अपने ये लैम्डा जो आई है वो क्या आई है, h/p आई है, यानी कि h तो एक कांस्टेंट है, यानी कि लैम्डा समानुपाती क्या है, 1/p है। या फिर p की जगह mv कह दे, लैम्डा बराबर, सॉरी, लैम्डा समानुपाती क्या है, 1/mv है। इससे क्या पता चल रहा है, लैम्डा समानुपाती 1/p या 1/mv। p एक पार्टिकल नेचर को बता रही है और लैम्डा किसको बता रहा है, लैम्डा एक वेवलेंथ है, तो ये एक वेव नेचर को बता रहा है।
लैम्डा किसी भी कोई भी तरंग होगी तो उसकी कोई ना कोई लैम्डा होगी। और पार्टिकल है, कोई m द्रव्यमान का पार्टिकल v वेग से जाएगा तभी उसका संवेग p होगा, तो p बराबर mv। तो कोई m द्रव्यमान का पार्टिकल v वेग से जा रहा है तभी तो उसका p होगा। तो ये पार्टिकल नेचर को बता रहा है और ये वेव नेचर को बता रहा है। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, ऐसा डी ब्रोगली ने बताया था। इसे डी ब्रोगली का द्वैत सिद्धांत व इस इक्वेशन को डी ब्रोगली इक्वेशन कहा जाता है। हमने ये पढ़ा था कि लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर h/p होता है। लैम्डा है वो वेव नेचर को बताता है, जबकि p है वो पार्टिकल नेचर को बताता है। अब देखो इस समीकरण से पता चल गया पार्टिकल नेचर को क्यों बता रहा है p, क्योंकि जैसे मान लो कि कोई m द्रव्यमान का कण यदि v वेग से जाएगा तभी उसका संवेग p बराबर mv होगा। कोई कण होगा, मान लो m द्रव्यमान का कण है, v वेग से जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है, तो जो मोमेंटम होता है p वो मास और वॉल्यूम का मास व वेलोसिटी का मल्टीप्लाई होता है, यानी कि जो संवेग होता है द्रव्यमान और वेग का गुणा होता है। तो ये पार्टिकल नेचर को साफ रूप से बता रहा है। और लैम्डा कोई तरंग दैर्घ्य होता है, जो लैम्डा होता है वो तरंग दैर्घ्य होता है, वो किसी वेव का ही हो सकता है। तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यानी कि ये इस प्रकार से मानो आप ये कण है यानी कि पार्टिकल है, ये ऐसे जा रही हैं जैसे पार्टिकल एक वेव का फॉर्मेशन करते हुए गमन कर रही हैं, यानी कि तरंग और कण है वो आपस में जुड़े हुई हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, एक ही बात है, इनके बीच में अच्छा संबंध है, ये है। इसके अलावा जो निल्स बोहर नाम का एक वैज्ञानिक था, निल्स बोर ने 3 अवधारणाएं दी थी। निल्स बोर ने कितनी अवधारणाएं दी थी? 3 अवधारणा याद करना इनका सरल काम है, पहली, दूसरी व तीसरी अवधारणा। 3 अवधारणा में जो दूसरी अवधारणा थी वो सुनो ध्यान से, दूसरी अवधारणा क्या थी? निल्स बोहर ने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग mvr का मान h/2π के पूर्ण गुणज हो। यानी कि कोई भी परमाणु है उसके अंदर, जैसे ये कोई नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। निल्स बोर ने ऐसी बात बताई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग है mvr को कहा जाता है कोणीय संवेग। रेखीय संवेग तो कहा जाता है mv को, r लग गया तो ये क्या हो गया? कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का जो मान है वो कितना होता है? h/2π का पूर्ण गुणज हो। पूर्ण गुणज यानी कि n का मान क्या हो? n का मान 1 2 3 4 डैश डैश डैश, यानी कि कोई पॉइंटों में नहीं हो सकता, यानी 2.5 या 3.5 2.25 ऐसा नहीं हो सकता। दोबारा सुने कि निल्स बोहर ने अपनी द्वितीय अवधारणा में बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग mvr का मान h/2π का पूर्ण गुणज हो, बाकी अन्य कक्षाओं में चक्कर नहीं लगा सकता, ऐसा निल्स बोर ने बताया। तो निल्स बोर से पूछा गया भी ये सूत्र कहां से लाए आप, ये सूत्र आया कहां से mvr बराबर nh/2π? इसका स्पष्टीकरण निल्स बोहर देने में पूर्णतः असमर्थ रहा, यानी कि निल्स बोहर नहीं बता पाया कि ये सूत्र आया तो आया कहां से। लेकिन डी ब्रोगली ने इस सूत्र की स्थापना कर बताई
कैसे स्थापना की डी ब्रोगली ने? डी ब्रोगली ने कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो ये निश्चित कक्षाओं में चक्कर तो लगाता है, लेकिन ये चक्कर लगाता हुआ तरंगिक गति करता है, यानी कि तरंग बनाता हुआ चलता है। ऐसे चलता है जैसे कोई तरंग हो। और तरंग तो आपको पता है कि कैसे चलती है। तरंग ऐसे चलती है, तरंग तो ऐसे चलती है। और इलेक्ट्रॉन ऐसे ही चलता है कि हाँ, बिल्कुल सही बोले आप लोग कि इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही चलता है जैसे तरंग चलती है। यानी कि एक बार प्लस में गया और एक बार क्या है, ये माइनस में गई है। तो ये इसको इस प्रकार से अपने दर्शा दें। यानी कि एक तरंग है, एक बार प्लस में गई और दूसरी बार माइनस में। इसको मैं छोटा प्रतिरूप, यहाँ प्लस में और माइनस में। तो इसी प्रकार इसको ऊपर मानो, इससे जैसे चलनी तो ऐसे चाहिए थी, ऊपर गई है यानी कि प्लस में गई है, नीचे आई है इसका मतलब ये माइनस में आई है। पहली कक्षा में एक ही तरंग बनती है। इसी प्रकार दूसरी कक्षा में कितनी तरंगें बनती है? 2 तरंगें। एक बार ऊपर गई, दूसरी बार नीचे आई। एक तरंग बन गई ऊपर नीचे, दूसरी बार ऊपर आ गई नीचे। 2 तरंग, दूसरी कक्षा में 2 तरंगें बनती हैं। फिर बताया कि तीसरी कक्षा है ना, तीसरी कक्षा में 3 तरंगें बनती हैं। तीसरी कक्षा में कितनी तरंगें? 3। तीसरी कक्षा में 3 तरंगें कैसे बन जाती है? देखो ध्यान से। एक बार ऊपर नीचे एक तरंग हो गई, फिर ऊपर और नीचे 2 तरंगें हो गई, फिर ऊपर और नीचे 3 तरंगें हो गई। इस प्रकार से तीसरी कक्षा के अंदर बोलो कितनी तरंगों का निर्माण हो रहा है? 3 तरंगों का निर्माण हो रहा है। तो आपने देखो पहली कक्षा की त्रिज्या है उसको कहा है, पहली कक्षा की जो त्रिज्या है उसको मैंने कह दिया है R1 से। ये पहली कक्षा की त्रिज्या है R1। दूसरी कक्षा की त्रिज्या है उसको कह दिया है R2 से। और तीसरी कक्षा की जो त्रिज्या है उसको कह दिया है जैसे मान लो R3 से। पहली कक्षा की त्रिज्या को R1, दूसरी कक्षा की त्रिज्या को R2 है, तीसरी कक्षा की त्रिज्या को कहा है R3। और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वृत्ताकार कक्षाओं में तरंगिक रूप से। पहली कक्षा की परिधि है वो क्या होगी? जैसे मान लो पहली कक्षा की त्रिज्या R1 है तो प्रथम कक्षा की परिधि क्या होगी? देखो ध्यान से। तो प्रथम कक्षा की परिधि, प्रथम कक्षा की परिधि हो जाएगी, प्रथम कक्षा परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। और प्रथम कक्षा है तो परिधि क्या हो जाएगी? 2πr1। इसी प्रकार से प्रथम कक्षा की, द्वितीय कक्षा की त्रिज्या R2 है तो द्वितीय कक्षा की परिधि क्या होगी? द्वितीय कक्षा की परिधि क्या होगी? 2πr2। इसी प्रकार से तृतीय कक्षा की परिधि, तृतीय कक्षा की जो परिधि होगी वो क्या होगी? 2πr3। तो चतुर्थ कक्षा की परिधि क्या होगी? 2πr4। तो इसी प्रकार nवीं कक्षा की परिधि क्या हो जाएगी? nv। पहली कक्षा की 2πr1, दूसरी की 2πr2, तीसरी की 2πr3। तो nवीं कक्षा की परिधि क्या होगी भाई? nवीं कक्षा की परिधि है वो होगी 2πrn। nवीं कक्षा की परिधि 2πrn। अपने ये कह रही हैं प्रथम कक्षा में एक लैम्डा, एक ही तरंग बन रही है। देखो
प्रथम कक्षा है तो एक ही तरंग बन रही है यानी कि 1 लैम्डा है। दूसरी कक्षा में 2 तरंगें बन रही है। इसको देखो यहाँ से काट कर यदि सीधा कर देखोगे तो दूसरी कक्षा में 2 तरंगें बन रही है। तो इसकी जो कि कितनी लैम्डा के बराबर है? 2 लैम्डा के बराबर। 1 लैम्डा यहाँ तक और 1 लैम्डा यहाँ तक। इसी प्रकार तीसरी कक्षा में कितनी तरंगें बन रही है? जैसे यहां से देखो 1 लैम्डा, 2 लैम्डा और 3 लैम्डा। तीसरी कक्षा में कितनी बढ़ रही है? 3 लैम्डा। तो प्रथम कक्षा की परिधि किसके बराबर होगी? लैम्डा की। दूसरी कक्षा की परिधि किसके बराबर होगी? 2 लैम्डा के। तीसरी कक्षा की परिधि किसके बराबर होगी? 3 लैम्डा के। तो nवीं कक्षा की परिधि किसके बराबर होगी? n लैम्डा के। तो nवीं कक्षा की परिधि बराबर हो जाएगी n लैम्डा के। अब देखो अपने ये यहां से अपने को पता लग रहा है कि सी कक्षा की परिधि है वो उतनी ही लैम्डा के बराबर होती है। और डी ब्रोगली ने एक संबंध दिया था। डी ब्रोगली का संबंध क्या था? डी ब्रोगली ने ऐसा कहा था कि लैम्डा बराबर क्या होता है? H/P होता है, या लैम्डा बराबर अपने कहते हैं H/mv होता है। तो लैम्डा की जगह क्या लिख सकते हैं? H/mv। यानी ये मान लैम्डा का मान समीकरण इसमें रख दो कि 2πr n बराबर क्या होता है? n लैम्डा। और लैम्डा की जगह H/mv लिख दो तो 2πr n बराबर n H/mv। अब ऐसा करो mv को इधर ले जाओ, 2π को इधर ले जाओ। तो mv को इधर ले गए, 2π को इधर ले आए। तो mv rn बराबर nh, 2π को इधर ले आए 2π। तो क्या जाएगा? mvr बराबर nh/2π। mvr बराबर nh/2π। तो यही तो नील्स बोर की द्वितीय अवधारणा है। नील्स बोर ने क्या बताया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिनके लिए कोणीय संवेग mvr का मान h/2π का पूर्ण गुणज हो। परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज हो।